हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग एंथुसियास्ट। सो हमने एक सीरीज स्टार्ट की है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स की। आज उसका थर्ड पार्ट है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड गिव मी अ थम्स अप। सो चलिए बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो देखिए, 2 पार्ट ऑलरेडी इस वीडियो के रिलीज हो चुके हैं इस सीरीज़ के। तो अगर यदि आपने वो 2 पार्ट नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन में उनका लिंक है, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी उनका लिंक है, आप वहाँ जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए, आज की पहली टर्म है एक्सपेंडिचर। अब एक्सपेंडिचर क्या होता है? बहुत कंफ्यूजन रहता है एक्सपेंडिचर एक्सपेंसेस के बीच में। तो एक्सपेंडिचर क्या है? एनी डिस्पर्समेंट ऑफ कैश। कोई भी डिस्पर्समेंट मीन्स आउटफ्लो, डिस्पर्समेंट मीन्स आउटफ्लो ऑफ कैश और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी और इनकरिंग लाइबिलिटीज कॉल्ड एक्सपेंडिचर। मीन्स अगर कोई हम लोन लेते हैं, लोन लेके एक तरीके से हमारा खर्चा हुआ, लेकिन उससे हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई। अगर हमने बिजनेस के लिए कोई अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर दिया बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, तो उससे जो एक्सपेंडिचर हुआ वो हमारा, उससे जो कैश आउटफ्लो हुआ उसको हम एक्सपेंडिचर बोलेंगे। ठीक है। अब एक्सपेंडिचर कितने प्रकार के होते हैं? एक्सपेंडिचर हमारे 3 टाइप्स हैं एक्सपेंडिचर के। फर्स्ट वन इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? कोई भी ऐसा एक्सपेंडिचर जो कि बहुत कभी कभी होता है। मीन्स एक बिजनेस लाइफ में 1 या 2 बार ही वो एक्सपेंडिचर होता है और जिसका बेनिफिट हमें कुछ आने वाले 5 साल, 10 साल, 20 सालों तक मिलता रहता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम पहले एग्जाम्पल देखें, कोई हमने लैंड परचेज किया है अपने बिजनेस को रन करने के लिए, उसका जो बेनिफिट है अगले 20 साल तक हम उसी लैंड पर काम करने वाले हैं, उसे हमें मिलेगा, तो उसे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में रखेंगे। कोई अगर हमने फर्नीचर परचेज किया है उस लैंड पर एस्टेब्लिश करने के लिए, तो वो फर्नीचर भी हमारा कैपिटल नेचर का माना जाएगा। तीसरा, यदि हमने कोई मशीनरी परचेज की है अपने प्रोडक्शन को आगे बढ़ाने के लिए, तो वो भी हमारी कैपिटल नेचर की कैपिटल एक्सपेंडिचर मानी जाएगी, क्योंकि ये एक्सपेंडिचर ऐसे हैं जिनका बेनिफिट हमें ड्यूरिंग लाइफ टाइम, हमें बिजनेस की लाइफ टाइम में मिलता रहेगा। अगले 5 सालों तक, 10 सालों तक, जब तक ये मशीन चलेगी हमें उसका बेनिफिट मिलेगा। ऐसा नहीं है कि हमें आज मशीनरी खरीदी, अगले महीने फिर से मशीन खरीदनी है। तो दीज आर नॉट रिकरिंग इन नेचर। ठीक है। अब डेफिनेशन देख लेते हैं। एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन एक्वायरिंग और इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट। कोई भी ऐसा एक्सपेंडिचर जो कि किसी भी फिक्स्ड एसेट की वैल्यू को बढ़ाता है, मतलब उसको लेने में मदद करता है, उसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। एक्सपेंडिचर्स दैट आर डन समटाइम्स ड्यूरिंग अ बिजनेस लाइफ। समटाइम्स मीन्स कभी कभार होने वाले खर्चों को हम कैपिटल एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में रखते हैं। दूसरा है हमारा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? अब फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहले एग्जाम्पल के लिए, यदि हमने सैलरी दी है एम्प्लॉयज़ की जो कि हमें एवरी मंथ देनी है, रेंट पे किया जो हमें एवरी मंथ रेंट पे करना है एक बिल्डिंग का, ठीक है, हमने इंटरेस्ट पे किया एवरी 2 मंथ्स में, एवरी 6 मंथ्स में, या फिर एवरी मंथ हमें इंटरेस्ट पे करना है, हमने कोई लोन लिया हुआ है, तो दीज ऑल एक्सपेंसेस आर रिवेन्यू नेचर के होते हैं ये एक्सपेंडिचर। तो इनको हम रिवेन्यू एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में रखते हैं। जैसे कि एक्सपेंडिचर्स दैट आर डन फ्रिक्वेंटली ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड। मीन्स फ्रिक्वेंटली मतलब जल्दी जल्दी होने वाले खर्चे एक अकाउंटिंग पीरियड में। दीज एक्सपेंडिचर्स आर डन ऑन अ रेगुलर बेसिस। रेगुलर बेसिस का मतलब है सैलरी हमें रेगुलर देनी है, रेंट हमें रेगुलर देना है। ये रिवेन्यू नेचर के होते हैं, मीन्स बार बार होने वाले बिजनेस में खर्चे होते हैं। अब बारी आती है डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर की। तो अब डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? कोई भी ऐसा एक्सपेंडिचर जो कि देखने में तो रिवेन्यू नेचर का है, लेकिन उसका बेनिफिट हमें आगे आने वाले कई सालों तक मिलने वाला है, कई सालों तक मिलने वाला है, या फिर ड्यूरिंग दिस होल अकाउंटिंग पीरियड मिलने वाला है, जितने टाइम में हमारी अकाउंटिंग चलेगी। तो एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं। कोई भी एडवर्टीजमेंट है, ठीक है, कोई एडवर्टीजमेंट है, हमने कोई बड़ा सा एडवर्टीजमेंट करवाया है किसी सेलिब्रिटी से, उसका एक बहुत बड़ा अमाउंट हमने उसके ऊपर खर्च किया है। एडवर्टीजमेंट देखने में तो रिवेन्यू नेचर का है, लेकिन उसका बेनिफिट हमें, एक बार हमने एक्सपेंडिचर पे खर्च कर दिया, उसका बेनिफिट हमें अगले आने वाले कई सालों तक मिलने वाला है। इसीलिए उसको हम डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं, क्योंकि उस रिवेन्यू एक्सपेंडिचर का जो खर्चा है हम हर महीने कुछ करके अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दिखाते रहेंगे और उसको डेफर करते रहेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर एडवर्टीजमेंट के अलावा और क्या खर्चा हो सकता है जो डेफर्ड रिवेन्यू नेचर का हो? सपोज हमने कोई सब्सक्रिप्शन लिया है, ठीक है, सब्सक्रिप्शन ऑफ, जैसे हम नेटफ्लिक्स का या फिर अमेजन का, प्राइम का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, उसी तरीके से अगर बिजनेस के लिए हमने कोई सब्सक्रिप्शन लिया है, सपोज यूट्यूब सब्सक्रिप्शन अगर हमने लिया है 1 साल का, तो वो साल में एक बार हुआ, लेकिन जो बेनिफिट है वह पूरे साल तक देगा।
ठीक है, पूरे साल तक देगा, हर महीने हमें उस पर खर्च नहीं करना है, हमने एक बार खर्च कर दिया पूरे साल तक वो चलता रहेगा, मतलब लॉन्ग टर्म का हो गया वो, ठीक है, बार बार नहीं हुआ। या कोई सब्सक्रिप्शन है जो अगले 2-3 साल तक हमें नहीं कराना, हमने ले लिया, ठीक है। कोई रेंट पे करना है, रेंट पे हमने एडवांस में कर दिया, रेंट पेड इन एडवांस, पूरे साल का एक साथ पे कर दिया, तो ये डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि होते तो ये साल में एक ही बार हैं, लेकिन इनका बेनिफिट जो है हमें रेगुलरली पूरे अकाउंटिंग पीरियड में मिलता रहता है, ठीक है। तो इसे हम हर साल थोड़ा थोड़ा करके अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दिखाते हैं और उसको डेफर कर देते हैं। तो अब बढ़ते हैं एक्सपेंसेस की तरफ। एक्सपेंसेस क्या होते हैं? देखिए, एक्सपेंडिचर और एक्सपेंसेस दोनों लगभग सेम टर्म्स ही लगती हैं देखने में, बस थोड़ा सा अंतर है। एक्सपेंडिचर जो है वो एक बड़ी टर्म होती है, जबकि एक्सपेंसेस जो है वो एक एक्सपेंडिचर का ही पार्ट होता है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ एक्सपेंडिचर दैट इज रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एक्सपेंडिचर क्या है? किसी भी चीज़ पर जो खर्चा हुआ उसको हम एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में लिख देते हैं, लेकिन जो खर्चे सिर्फ प्रोडक्शन और सर्विसेज से रिलेटेड हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, उन्हीं को हम एक्सपेंसेस की कैटेगरी में रखते हैं। जनरली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और एक्सपेंसेस दोनों सेम ही हो जाते हैं, बस उनके नाम अलग अलग दे दिए हैं। जनरली इन रेगुलर डे टू डे लाइफ कोई अंतर नहीं होता इन दोनों में, लेकिन जस्ट फॉर अकाउंटिंग पर्पस और एक रिटन मेथड को दिखाने के लिए एक्सपेंडिचर और एक्सपेंसेस को अलग अलग कैटेगराइज किया जाता है, ठीक है। अब एक्सपेंसेस भी हमारे दो तरीके के होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से होते हैं? देखिए, हमारा ABC लिमिटेड था, ABC लिमिटेड में जो बिजनेस था वो फर्नीचर का बिजनेस था। फर्नीचर के लिए लकड़ियाँ आनी थी, ठीक है, लकड़ियाँ आनी थी, फर्नीचर यहीं पर बनता था, ABC लिमिटेड में प्रोडक्शन का काम होता था और उसके लिए लकड़ियाँ आनी थी। तो एक वर्कर था, एक लेबर थी, वो लकड़ियाँ लेकर आया, ठीक है, उसको हमने किराया दे दिया, भाड़ा दिया, ठीक है, फ्रेट हमने उसको दे दिया। उसके बाद एक और वर्कर था जिसने वो माल उतारा, उसने वो माल चढ़ाया, कुछ माल उतारा और कुछ माल चढ़ाया, ठीक है, उसको हमने कैरेज दे दिया। फिर कोई हमारे लेबर्स थे जिन्होंने वो चेयर्स को बनाया, फैक्ट्री में प्रोड्यूस किया, ठीक है, एक तरीके से उनको बनाया, उनको हमने वेजेस दी, ठीक है। अब इस पूरे दौरान जितने भी खर्चे हुए, यहाँ पर हमारी चेयर बनकर आ गई, इस पूरे दौरान यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे जो भी खर्चे हुए उनको हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलेंगे। मींस किसी भी प्रोडक्शन में रॉ मटेरियल के आने से लेके उस चीज़ के बनने तक जो भी खर्चे होते हैं उनको हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस की कैटेगरी में रखते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर दोज डायरेक्टली रिलेटेड विद द बिजनेस ऑपरेशंस एंड प्रोडक्शन, जो कि बिजनेस ऑपरेशन और प्रोडक्शन से डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं। अब इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं? एग्जाम्पल के लिए इसमें हो सकता है जैसे फ्रेट है, ठीक है, कैरेज दी हमने, वेजेस दी, ठीक है, और एक फैक्ट्री रेंट हो सकता है, जिस फैक्ट्री में चेयर बनती है उसका जो रेंट है वो कहाँ पर दिखाया जाएगा? वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में दिखाया जाएगा, ठीक है। और भी बहुत सारे खर्चे हो सकते हैं एक्सेट्रा। उसके अलावा अब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से होते हैं? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस वो होते हैं जो बिजनेस से डायरेक्टली रिलेट तो नहीं करते, प्रोडक्शन से डायरेक्टली रिलेट तो नहीं करते, लेकिन प्रोडक्शन को पॉसिबल बनाने में बहुत हेल्पफुल होते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए पहले देख लेते हैं, जैसे कि परचेज डिपार्टमेंट है, परचेज डिपार्टमेंट में एम्प्लॉयज़ हैं, उनको सैलरी देनी है। अब वो डायरेक्टली तो चेयर्स नहीं बना रहे हैं, लेकिन वो सामान कितना आना है, कहाँ से आना है, क्या आना है, उसमें बहुत हेल्प करते हैं। तो उनकी जो सैलरी है वो हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस ना होकर इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, क्योंकि प्रोडक्शन तो वो नहीं कर रहे हैं लेकिन प्रोडक्शन में हेल्प ज़रूर कर रहे हैं, तो उसको हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की कैटेगरी में रखेंगे। जिस ऑफिस में वो एम्प्लॉयज़ बैठे हैं उसका जो रेंट है, ऑफिस रेंट हुआ, सैलरी हुई, और हमने कोई लोन लिया था उस पर इंटरेस्ट अगर हमें देना हुआ, ठीक है, कोई एजेंट है उसको अगर हमने कमीशन दिया, तो ये सब जो हैं हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। तो दोज आर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड विद प्रोडक्शन बट आर हेल्पफुल टू मेक दैट प्रोडक्शन पॉसिबल एंड ईजी, उनको हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलते हैं, ठीक है। अब बारी आती है रेवेन्यू की। तो व्हाट इज रेवेन्यू? देखिए, एक्सपेंडिचर और एक्सपेंसेस को समझने के बाद रेवेन्यू एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म बन जाता है। द टोटल अमाउंट ऑफ मनी ब्रॉट इन बाय अ कंपनीज ऑपरेशन ओवर अ सेट अमाउंट ऑफ टाइम। जैसे कि ABC लिमिटेड से A ने चेयर्स खरीदी थी और उसको 5,000 रुपीज़ का पेमेंट किया था, ठीक है। अब एक चेयर मिस्टर X ने खरीदी थी कुछ चेयर्स, उन्होंने 10,000 का पेमेंट किया फॉर एग्जाम्पल। एक Z ने खरीदी थी कुछ चेयर्स, उन्होंने 15,000 का पेमेंट किया, ठीक है। ऐसे करते करते पूरे अकाउंटिंग पीरियड में कुछ जो है रिसीप्ट मिली, कुछ पैसा आया, उन सभी पैसों को हम क्या बोलेंगे? रेवेन्यू, रेवेन्यू फॉर दैट बिजनेस।
द टोटल अमाउंट ऑफ मनी, द टोटल अमाउंट ऑफ मनी जो ये रिसीव हुए हैं इन ब्रॉट इन बाय अ कंपनीज ऑपरेशन। कंपनी का ऑपरेशन क्या था? चेयर बनाना। चेयर बनाने के लिए चेयर को सेल करके उनके पास इतने पैसे आए, उसको हम बोलते हैं रेवेन्यू। टोटल मनी रिसीव्ड, टोटल मनी रिसीव्ड, उसको हम बोलते हैं रेवेन्यू। ठीक है। अच्छा, अब अगर हम देखें इनकम क्या होती है, फिर देखिए हमें तो वही लगता है कि जो पैसा आता है वो हमारी इनकम होती है। अब उसको तो हमने बोल दिया रेवेन्यू, तो फिर इनकम क्या होगी? देखिए इनकम क्या है? इनकम जो है सरप्लस ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सपेंडिचर या फिर एक्सपेंसेस। अब ये हुआ इनकम। इनकम क्या हमने क्या बताया? इनकम होती है रेवेन्यू जितना रिसीव हुआ और जितने हमारे एक्सपेंसेस हुए, इनका जो सरप्लस होता है वो हमारी इनकम होती है। मीन्स ये चेयर बनाकर हमें टोटल मिले 30,000। ठीक है, 30,000 का हमारा रेवेन्यू था और हमारा जो खर्चा इन सब सारी चेयर्स को बनाने में हुआ वो लेट्स से 20,000 हुआ, तो हमारा इनकम कितनी हो गई? 10,000। ठीक है। अब अगर रेवेन्यू इनकम ये हो गई रेवेन्यू माइनस एक्सपेंडिचर, तो प्रॉफिट क्या हुआ? प्रॉफिट भी हमें यही लगता था अब तक कि खर्चों में से जो जितना पैसा आया उसमें से जितना पैसा गया उसको घटा दो तो हमारा प्रॉफिट निकल कर आ जाता है, तो उसे तो हमने इनकम बोल दिया। तो अब प्रॉफिट क्या हुआ? देखिए इट इज द एक्सेस ऑफ टोटल रेवेन्यूज ओवर टोटल एक्सपेंसेस। ठीक है। इनकम हो सकती है किसी भी पर्टिकुलर 3-4 आइटम से रिलेटेड, लेकिन जब हम पूरे साल, जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, एक्चुअली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमने बनाए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जब हम बनाते हैं तो वो एक ईयर एंड पे बनते हैं। ठीक है। उस पर्टिकुलर ईयर एंड के लिए जब सारे एक्सपेंसेस हमारे हो गए, सारी इनकम्स हमारी हो गई, सारे रेवेन्यूज हमने लिख लिए, सारे एक्सपेंसेस हमने लिख लिए, तब जाकर जो बैलेंसिंग अमाउंट होती है, जब इनकम ज़्यादा हुई और एक्सपेंसेस कम हुए तो जो बैलेंसिंग अमाउंट हुई वो हमारा कहलाती है प्रॉफिट। ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं गेन की तरफ। अब गेन क्या होता है? प्रॉफिट और गेन में क्या अंतर है? देखिए प्रॉफिट हमारा रेगुलर बिजनेस की एक्टिविटीज़ से जो भी हमारा इनकमिंग होती है, जो भी हमारा अमाउंट आता है उसको तो हम प्रॉफिट बोलते हैं। लेकिन गेन क्या हुआ? गेन जो कभी कभार एक्सीडेंटली हमें कोई प्रॉफिट हो गया उसको हम बोलेंगे गेन। प्रॉफिट तो होता है रेगुलर बिजनेस एक्टिविटी से, जबकि गेन होता है एक्सीडेंटल। एक्सीडेंटल इन द सेंस जो कभी अचानक से हुआ, जैसे कोई हमारा कोर्ट में कोई केस चल रहा था। ठीक है। अगर कोर्ट में केस चल रहा था तो वो केस हम जीत गए, उससे जो प्रॉफिट हुआ उसको हम बोलेंगे गेन, क्योंकि वो कभी एक बार हुआ। उसके अलावा गेन जैसे हमने कोई प्रॉपर्टी सेल कर दी, उस प्रॉपर्टी को सेल करके हमें एक्सेस अमाउंट जो मिला उसको हम गेन बोलेंगे। ठीक है। तो ये कभी कभी होने वाले जो प्रॉफिट्स हैं उनको हम गेन की कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे प्रॉफिट का मैं एक बार फॉर्मूला भी लिख देती हूँ। प्रॉफिट इज इक्वल्स टू टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंसेस। इसको हम प्रॉफिट बोलते हैं एक साल का। ठीक है। अब लॉस क्या होता है? लॉस अगर हम देखें तो देखिए प्रॉफिट और लॉस एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। जब रेवेन्यू ज़्यादा है और एक्सपेंडिचर कम है तो हमारा प्रॉफिट हुआ, और जब एक्सपेंसेस ज़्यादा हो जाएंगे, रेवेन्यू कम हो जाएगा तो हमारा लॉस हो जाएगा। सिंपल सी बात है। अब लेकिन लॉस दो तरीके के होते हैं, नॉर्मल और एबनॉर्मल। ये वाला जो लॉस है मीन्स टोटल एक्सपेंसेस माइनस टोटल रेवेन्यू, ये जो हुआ ये तो हुआ नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस यानी कि ये वाला लॉस। यदि कोई हमारा जो माल है, फायर, वहाँ पे आग लग जाती है, लॉस बाय फायर हो जाता है, थेफ्ट, चोरी हो जाता है। ठीक है। इस टाइप के जो लॉसेस होते हैं वो एबनॉर्मल लॉस की कैटेगरी में आते हैं। वो कभी कभार वाले होते हैं, वो रेगुलर बिजनेस एक्टिविटीज़ में नहीं आते, वो कभी कभार वाले होते हैं, लेकिन उन्हें हम मानते लॉस ही हैं। चलिए अब बारी आती है रिसीप्ट की। अब रिसीट क्या होता है? देखिए किसी भी तरीके का, जैसे एक्सपेंडिचर था ना, किसी भी तरीके का खर्चा उसको हम एक्सपेंडिचर बोलते हैं। इसी तरीके से किसी भी प्रकार की जो इनफ्लो होता है कैश का उसको हम बोलते हैं रिसीप्ट्स। ठीक है। अब रिसीप्ट्स होती हैं दो तरीके की, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, इनफ्लो ऑफ कैश। ठीक है। अब रिसीप्ट्स होती हैं दो तरीके की, एक होती है रिवेन्यू रिसीप्ट्स, एक होती है कैपिटल रिसीप्ट्स।
ठीक है। अब रेवेन्यू रिसीट्स क्या होती हैं? देखिए नाम से ही पता चल रहा है, अभी हमने रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर भी पढ़े हैं। रेवेन्यू जो होती है वो रिकरिंग नेचर की होती है, रिकरिंग मतलब बार बार होने वाली। कैपिटल रिसीप्ट्स जो होती हैं वो कभी कभी जो रिसीप्ट्स होती हैं उन्हें हम कैपिटल रिसीप्ट्स बोलते हैं। रेवेन्यू रिसीप्ट्स जैसे ऑल दोज कैश इनफ्लोज दैट आर रिकरिंग इन नेचर इन बिजनेस आर कॉल्ड रेवेन्यू रिसीप्ट्स, जो होने ही होने हैं। ठीक है, हमें कमीशन, हमारा कोई एजेंट है जो किसी के यहाँ लगा हुआ है, उसको कमीशन मिलता है, वो हमारी रेवेन्यू रिसीट्स है। हमें इंटरेस्ट मिलता है, हमने कहीं पे अपना पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, वो हमारी रेवेन्यू रिसीट है, क्योंकि हर महीने मिलना होता है, रेगुलर बेसिस पे मिलना होता है। हमारी कोई बिल्डिंग है, उसका ऊपर वाला फ्लोर हमने रेंट आउट किया हुआ है, तो उससे जो रेंट आता है वो हमारी रेवेन्यू रिसीट है। ठीक है। कैपिटल रिसीट क्या है? वही किसी भी एसेट को सेल करके जो हमारी इनकम होती है वो हमारी कैपिटल रिसीट के अंदर आती है। या फिर कोई हमने मशीनरी सेल कर दी, ठीक है, मशीनरी सेल करके हमारी कैपिटल रिसीट आ गई। कोई हमने लैंड सेल कर दी। तो इस तरीके से जो कभी कभी वाले जो इनफ्लोज होते हैं कैश के, उनको हम कैपिटल रिसीट्स के अंदर रखते हैं, और जो बार बार होने वाले होते हैं उनको हम रेवेन्यू रिसीट्स के अंदर रखते हैं। तो चलिए अब डेफिनेशन देख लेते हैं। ऑल दोज कैश इनफ्लोज दैट आर रिकरिंग इन नेचर कॉल्ड इन बिजनेस आर कॉल्ड रेवेन्यू रिसीट्स, एंड ऑल दोज कैश इनफ्लोज दैट आर हैपन समटाइम्स और आर नॉट रिकरिंग आर कॉल्ड कैपिटल रिसीप्ट्स। दीज आर अदर देन रेगुलर बिजनेस रिसीप्ट्स। ये जो असेट सेल हुई, मशीनरी, लैंड, ये हमारी रेगुलर बिजनेस रिसीप्ट्स नहीं थी, ये अदर देन बिजनेस के जो एक्टिविटीज़ हैं उनके द्वारा हमें जो भी इनकम हुई, जो भी कैश आया हमारे बिजनेस में, शेयर्स हमने सपोज कि शेयर्स सेल कर दिए, उनसे जो भी हमारा पैसा आया उनको हम कैपिटल रिसीप्ट्स की कैटेगरी में रखते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।